नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास की उस घटना की जिसने इंसान की तकनीकी घमंड को समंदर की गहराइयों में डुबो दिया। 10 अप्रैल 1912, वो दिन जब दुनिया का सबसे शानदार और विशाल जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से ये रवाना हुआ और इसका गंतव्य था न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसमें सवार थे मशहूर उद्योगपति, अभिनेता और हजारों आम लोग जो अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में थे। 62 वर्षीय कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के नेतृत्व में ये कभी न डूबने वाला जहाज कहलाया गया। लोगों का विश्वास था कि टाइटैनिक को कुछ नहीं हो सकता। पार्ट 1, जहाज की शान 1 से 2:30। ये जहाज उस समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार था। 269 मीटर लंबा, 53 मीटर ऊंचा और उस समय का सबसे महंगा जहाज जिसकी लागत थी $7.5 मिलियन, आज के लगभग $400 मिलियन। इसकी अंदरूनी सजावट किसी महल से कम नहीं थी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, लकड़ी की नक्काशीदार दीवारें, 2 भव्य सीढ़ियां, गरम स्विमिंग पूल, टर्की बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 नाई की दुकानें और एक लाइब्रेरी तक। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने तो यहां तक कह दिया था कि ये जहाज कभी डूबेगा ही नहीं। पार्ट 2, चेतावनियां और लापरवाही 2:30 से 4 मिनट। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 12 अप्रैल से ही टाइटैनिक को बर्फीले पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की चेतावनियां मिलने लगी थीं। कई जहाज रेडियो पर संदेश भेज रहे थे कि उत्तरी अटलांटिक समुद्र में भारी बर्फ है। टाइटैनिक ने दिशा तो बदली लेकिन गति नहीं घटाई। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही आगे बढ़ता रहा। 14 अप्रैल की रात, ठंडी हवाएं, अंधेरी रात और कोई चांद नहीं। दृश्यता लगभग शून्य थी। रात 11:39 पर पहरे पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट ने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। उसने घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन कर चिल्लाया, आइसबर्ग सामने है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पार्ट 3, टक्कर 4 मिनट से 4:30। 11:40 PM पर टाइटैनिक दाएं हिस्से से आइसबर्ग से टकराया। 200 फुट ऊंचा और फुटबॉल के मैदान जितना लंबा ये बर्फ का पहाड़ टाइटैनिक के स्टील के शरीर को चीर गया। 10 सेकंड तक जहाज बर्फ से रगड़ खाता रहा और उसके 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स तक झेल सकता था। कैप्टन स्मिथ और इंजीनियर टॉमस एंड्रयूज जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि टाइटैनिक अब डूबेगा। पार्ट 4, संकट का समय 5:30 से 7। रात के 12 बजे रेडियो पर मदद के संदेश भेजे गए। करीब 107 किलोमीटर दूर मौजूद जहाज आरएमएस कारपेथिया ने सिग्नल पकड़ा और बचाव के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे पहुंचने में 3 घंटे लगने थे। इस बीच टाइटैनिक पर अफरा तफरी मच गई। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बिठाया जाने लगा, पर यात्री डर नहीं रहे थे क्योंकि सबको यकीन था कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता। पहली लाइफ बोट में 65 की जगह सिर्फ 28 लोग सवार हुए। धीरे धीरे पानी बढ़ा, जहाज झुकने लगा और जब लोगों को एहसास हुआ कि जहाज वाकई डूब रहा है तो पूरा माहौल चीखों चिल्लाहट से भर गया। पार्ट 5, डूबना 7 से 8। रात के 1 बजे तक जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में चला गया था। पीछे के हिस्से के प्रोपेलर पानी से बाहर निकल आए। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स और सवार थे 2200 लोग। 2:05 AM पर आखिरी लाइफ बोट भी नीचे उतारी गई। करीब 1500 लोग अब भी जहाज पर थे। कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी। 2:20 AM पर जहाज 2 हिस्सों में टूटकर डूब गया। डूबने वाला जहाज 3 घंटे में समंदर की गहराइयों में चला गया। जो लोग पानी में गिरे वो -2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों में मर गए। पार्ट 6, मदद और हादसे के बाद 8 से 9। 3:30 AM पर कारपेथिया मौके पर पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 700 लोग ही जीवित मिले, बाकी सब समंदर में हमेशा के लिए खो गए। बाद की जांच में कई सवाल उठे। क्या कप्तान स्मिथ ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया? क्या कंपनी ने गति कम न करने का दबाव डाला? और सबसे बड़ी गलती, क्यों सिर्फ आधे यात्रियों के लिए ही लाइफ बोट्स थीं?
एक और जहाज एसएस कैलिफोर्निया, जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, अगर उसने टाइटैनिक की फायर की गई रोशनी को पार्टी समझकर नजरअंदाज न किया होता तो सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थीं। पार्ट 7, विरासत और सबक। 9 से 10। इस हादसे के बाद समुद्री कानून बदल गए। 1914 में बना SOLS यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी समझौता, जिसने हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स और सुरक्षा नियम अनिवार्य कर दिए। 1985 में समुद्र की 3800 मीटर गहराई में टाइटैनिक का मलबा मिला, 2 हिस्सों में बटा 600 मीटर दूर दूर। आज जंग और बैक्टीरिया धीरे धीरे उसे खत्म कर रहे हैं और माना जाता है कि 2030 तक वो पूरी तरह बिखर जाएगा। पर टाइटैनिक अब भी जिंदा है, लोगों की यादों में, कहानियों में, और उस सबक में कि कोई भी टेक्नोलॉजी प्रकृति के आगे अडूब नहीं हो सकती।